हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आपने सोचा है कभी कि एक पतला सा वायर बल्ब के अंदर पूरे कमरे को रोशन कैसे कर देता है, या आपका टोस्टर ब्रेड को ब्राउन करने के लिए इतना गर्म कैसे हो जाता है? ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। आज इस एक्सप्लेनर में हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। हम इसके फॉर्मूलेज से लेकर इसके प्रैक्टिकल यूजेस और सेफ्टी मेजर्स तक सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पावर पर बेस्ड है। उसके बाद हम आपके घर के इलेक्ट्रिक सर्किट को समझेंगे। फिर हम शॉर्ट सर्किट के खतरे और उससे बचाने वाले फ्यूज के बारे में बात करेंगे। हम सर्किट ओवरलोडिंग को भी डिस्कस करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इस हीटिंग इफेक्ट का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो रेडी हैं आप सब? लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसके प्रैक्टिकल यूजेस को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज यानी मैथमेटिक्स को समझना जरूरी है। घबराइए मत, हम एक एक स्टेप आराम से समझेंगे। इस सेक्शन के एंड तक आप न सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बल्कि इन सिंपल फॉर्मूलाज की पावर को आगे अप्रिशिएट भी करेंगे। तो पहला सवाल, ये एक क्लासिक कंपैरिजन प्रॉब्लम है। हमारे पास एक 6 मीटर लंबा निक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 24 ओम। हमने इसे 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया है। अब सवाल ये है कि अगर हम इस वायर को बीच से काट कर 3 मीटर का कर दें तो ये पहले से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा या कम? सोच के बताइए। तो इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सरप्राइज करे। असल में छोटा वायर ज्यादा गर्म होगा। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम वायर की लेंथ आधी करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा हो जाता है। रेजिस्टेंस को आप करंट के रास्ते का ट्रैफिक जैम समझ लीजिए। रेजिस्टेंस कम हुआ मतलब ट्रैफिक जैम कम हो गया। इससे करंट ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, यानी पावर बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा पावर उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सो शॉर्टर इज हॉटर। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। इस बार हमें पता है कि एक 9 ओहम का रेजिस्टर हर सेकंड में 400 जूल्स हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हमें पता लगाना है कि उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना है। ये एक इलेक्ट्रिकल मिस्ट्री जैसा है जिसमें हम क्लूज का इस्तेमाल करके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। इसका सोल्यूशन पावर के फॉर्मूला में ही छिपा है। देखिए, हमें पावर यानी P दिया है 400 वॉट और रेजिस्टेंस यानी R दिया है 9 ओम। फॉर्मूला है P = V²/R। हमें V निकालना है तो फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। V² हो जाएगा P × R। वैल्यूज डालिए, 400 × 9 जो कि होता है 3600। तो V हो जाएगा √3600 यानी 60 वोल्ट्स। सिंपल था ना? अच्छा, कभी सोचा है कि आपकी इलेक्ट्रिक आयरन एक स्विच से ही कम गर्म और ज्यादा गर्म कैसे हो जाती है? ये सब करंट और रेजिस्टेंस का खेल है। अगले प्रॉब्लम में हम इस डेली यूज के अप्लायंस के अंदर के फिजिक्स को समझेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। ज्यादा हीट पाने के लिए आयरन अपने रेजिस्टेंस को कम कर लेती है। देखिए, जब हाई सेटिंग पर पावर 1100 वॉट है तब रेजिस्टेंस सिर्फ 44 ओम है, और जब लो सेटिंग पर पावर 330 वॉट है तब रेजिस्टेंस 146.7 ओम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कम रेजिस्टेंस से करंट को फ्लो करने के लिए एक सुपर हाईवे मिल जाता है। करंट बढ़ता है और ज्यादा हीट जनरेट होती है। थोड़ा उल्टा लगता है पर फिजिक्स यही कहती है। हमारा आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक सिंपल लाइट बल्ब के बारे में है। हमें पहले इसकी पावर निकालनी है और फिर ये पता करना है कि ये 10 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स इस्तेमाल करेगा, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपका बिल बनाती है। यहाँ पर आकर फिजिक्स आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से जुड़ जाती है। सबसे पहले हम पावर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है V × I। तो 220 वोल्ट्स को 0.45 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएगी 99 वॉट्स। अब एनर्जी निकालने के लिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 99 वॉट्स को 10 आवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आया 990 वॉट आवर्स। और आपके बिल में यूनिट्स होती हैं किलोवाट आवर्स यानी kWh। तो 990 को 1000 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आएगा 0.99 किलोवाट आवर्स यानी 0.99 यूनिट्स। तो हमने मैथमेटिक्स तो देख ली, अब देखते हैं इसका असली जादू। हमने जो भी प्रिंसिपल सीखे अब हम उन्हें वहां अप्लाई करेंगे जहां हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हमारे घरों में। चलिए अब हम अपने घरों के अंदर छिपे वायर्स, सर्किट्स और सेफ्टी डिवाइसेस की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, अगर आपको अब तक का एक्सप्लेनर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
सोचिए आपके घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी एक लंबे सफर पर निकला हुआ ट्रैवलर है। ये सफर पावर प्लांट से शुरू होता है, मेन सप्लाई लाइन से गुजरता हुआ आपके दरवाजे तक आता है। लेकिन घर में एंटर करने से पहले इसे कुछ चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। पहले मेन फ्यूज, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। हर चेक पॉइंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये इंश्योर करना कि इलेक्ट्रिसिटी सेफ तरीके से आपके अप्लायंस तक पहुंचे। आपके घर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक टीम की तरह काम करता है। इस टीम में कुछ हैवी लिफ्टर्स होते हैं जो 15 एम्पियर के सर्किट्स होते हैं। इनका काम होता है एसी, ओवन या गीजर जैसे ज्यादा पावर वाले अप्लायंसेस को चलाना। और फिर आते हैं 5 एम्पियर के सर्किट्स जो बल्ब, फैन या फोन चार्जर जैसे हल्के फुल्के काम करते हैं। हर सर्किट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है ताकि आपका घर स्मूथली चलता रहे। तो क्या होता है जब इस केयरफुली डिजाइन्ड सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाती है? क्या हो अगर इलेक्ट्रिसिटी अपना रास्ता छोड़कर कोई शॉर्टकट ले ले? तब चीजें काफी डेंजरस हो सकती हैं। चलिए अब एक बहुत कॉमन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट। First, let us understand the definition of a short circuit. A short circuit occurs when the live wire and the neutral wire accidentally touch each other, bypassing the appliance. This causes the resistance to drop to nearly zero, leading to a massive, dangerous surge of current and heat. इसको ऐसे समझिए जैसे एक नदी अपने रास्ते पर शांति से बह रही है। अब सोचिए कि अचानक से एकदम टूट जाए और पानी एक नया सीधा रास्ता बना ले। शॉर्ट सर्किट बिल्कुल वैसा ही है। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अनकंट्रोल्ड फ्लड है जिसके बहुत खतरनाक रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आग लगना। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाते हैं, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट जैसे खतरों से लड़ने के लिए एक सीक्रेट वेपन होता है। ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जरूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान करके सब कुछ बचाना। मिलिए फ्यूज से, आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अनसंग हीरो से। फ्यूज की खासियत उसकी सिंप्लिसिटी में है। ये एक लॉयल सोल्जर की तरह गार्ड पे खड़ा रहता है, हमेशा सैक्रिफाइस के लिए तैयार। जब भी सर्किट में करंट अचानक से बढ़ जाता है तो फ्यूज आगे आता है। उसके अंदर का पतला सा वायर फौरन गर्म होकर पिघल जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे वही हीटिंग इफेक्ट जो आग लगा सकता है, उसी का इस्तेमाल हम आग को रोकने के लिए भी करते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट अकेला खतरा नहीं है। एक और तरीका है जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर रिस्क आ सकता है। इसे कहते हैं ओवरलोडिंग, और ये आपके सोचने से कहीं ज्यादा कॉमन है। आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सड़क समझिए और करंट को ट्रैफिक। हर सड़क की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना ट्रैफिक संभाल सकती है। अगर आप एक ही सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां ले आएंगे तो क्या होगा? भारी ट्रैफिक जैम। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस लगा देते हैं तो वो वायर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करंट खींचने लगता है, गर्म हो जाता है और उसकी इंसुलेशन पिघल सकती है, जिससे आग लगने का खतरा होता है। यहाँ भी फ्यूज एक ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक हीट के खतरों और रिस्क्स के बारे में काफी बात की, लेकिन अब वक्त है इसके पॉजिटिव साइड को देखने का, क्योंकि यही फोर्स जिसे हमें इतना केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत सारे आराम और सुविधाओं का सोर्स भी है। देखिए, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक बल्ब ये इंजीनियरिंग का एक छोटा सा कमाल है जो हीट को लाइट में बदल देता है। इस कांच के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस का एक डांस चलता है। करंट टंगस्टन के एक पतले से फिलामेंट से गुजरता है, उसे इतना गर्म कर देता है कि वो वाइट हॉट होकर चमकने लगता है और हमारी दुनिया को रोशन करता है। लाइट बल्ब की सक्सेस का राज टंगस्टन की प्रॉपर्टीज में छिपा है। ये मेटल हीट का एक चैंपियन है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा होता है कि ये लाइट पैदा करने के लिए ज़रूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी आराम से झेल लेता है, बिना पिघले या भाप बने। ये मटेरियल साइंस और फिजिक्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिक हीटर को आप लाइट बल्ब का कज़न समझ सकते हैं। ये भी रेजिस्टेंस के सेम प्रिंसिपल को यूज करके हीट जनरेट करता है, लेकिन लाइट बनाने के बजाय इसका सारा फोकस गर्मी पैदा करने पर होता है। इसका राज उसकी कॉइल में होता है, जो एक स्पेशल हाई रेजिस्टेंस अलॉय जैसे कि निक्रोम से बनी होती है। ये अलॉय इलेक्ट्रिसिटी को हीट में बदलने का एक्सपर्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की कहानी एक बैलेंस की कहानी है। ये एक ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। एक ऐसा टूल जो हमारे घरों को गर्म भी कर सकता है और जला भी सकता है, जैसा कि हमने देखा
इस पावर को इस्तेमाल करने और इसके खतरों से बचने की हमारी काबिलियत हमारी समझदारी का सबूत है। लेकिन ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है, ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी है जो इस नाजुक बैलेंस पर निर्भर करती है? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। रिवीजन जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो आपने कभी सोचा है कि सिंपल सी इलेक्ट्रिसिटी एक इनविजिबल, एक अदृश्य फोर्स कैसे पैदा कर सकती है? आज हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के इस अनोखे रिश्ते को समझेंगे। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले मैग्नेट्स की जानी पहचानी दुनिया से शुरुआत करेंगे। फिर हम उस अनोखे पल को देखेंगे जब एक साइंटिस्ट ने गलती से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कनेक्शन ढूंढ निकाला। उसके बाद हम सीखेंगे कि इन इनविजिबल फोर्सेस को मैप कैसे करते हैं, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ होने वाला मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जिसे हम सब वाकिफ हैं। हम सब ने बचपन में मैग्नेट्स यानी चुंबक से खेला है। रूल तो आप जानते ही हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल को पास लाओ तो वो तुरंत चिपक जाते हैं। लेकिन दो नॉर्थ पोल्स को पास लाने की कोशिश करो तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। सिंपल है ना? लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, वो ऐसा करते कैसे हैं बिना टच किए? ये कौन सा अदृश्य प्रभाव है, कौन सा इनविजिबल बबल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसके कारण एक मैग्नेट दूसरे को दूर से ही खींच या धकेल सकता है? कोई धागा नहीं, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं, तो आखिर हो क्या रहा है? इसका जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड, an area around a magnet where its magnetic force can be experienced by another magnet or magnetic material. इसको ऐसे समझो कि ये हर मैग्नेट के चारों तरफ एक असर वाला इलाका है, एक इनविजिबल फोर्स फील्ड है। अगर आप कोई भी दूसरी मैग्नेटिक चीज इस इलाके में लाओगे तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स महसूस होगा। यही फील्ड वो रीजन। इस फील्ड को समझने के लिए साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन करते हैं। इन लाइंस के 4 पक्के नियम होते हैं। पहला, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और घूमकर साउथ पोल में एंटर करती हैं। दूसरा, ये हमेशा क्लोज लूप्स होती हैं, मतलब मैग्नेट के अंदर भी चलती रहती हैं। तीसरा, जहां लाइंस एक दूसरे के ज्यादा पास होती हैं वहां फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए पोल्स सबसे पावरफुल हिस्सा होते हैं। और आखिर में, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट। सदियों तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को 2 बिल्कुल अलग अलग फोर्सेस माना जाता था, लेकिन यह सब कुछ बदल गया एक अचानक हुई खोज से, जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मिसाल इमेजिन कीजिए, साल है 1820 और फिजिसिस्ट हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड एक लेक्चर दे रहे हैं। उनके सामने एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट रखा है और पास में ही उनके डेस्क पर एक मैग्नेटिक कंपास भी है। अब उन्होंने जो देखा उसने फिजिक्स में एक नई क्रांति ला दी। देखिए, उन्होंने क्या देखा? जब सर्किट बंद था यानी ऑफ था तो कंपास की सुई नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही थी, जैसा कि नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सर्किट ऑन किया और वायर से करंट बहने लगा तो कंपास की सुई अपनी जगह से हिल गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इसका नतीजा साफ था, इलेक्ट्रिक करंट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन अर्स्टेड यहीं नहीं रुके। उन्होंने फिर बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया, जिससे करंट दूसरी दिशा में बहने लगा। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ? कंपास की सुई बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। इससे यह साबित हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से कंट्रोल होती है। ओके, तो अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, लेकिन ये फील्ड आखिर दिखती कैसी है? चलिए सबसे सिंपल केस से शुरू करते हैं। एक सीधा वायर। अगर आप करंट ले जा रहे एक वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को देख पाते तो वो आपको बिल्कुल परफेक्ट सर्कल्स की तरह दिखती जो वायर से बाहर की तरफ फैल रहे हैं, और उन सबका सेंटर एक ही होता है। बिल्कुल शांत पानी में कंकड़ फेंकने से जो लहरें बनती हैं वैसा ही वायर ठीक उसके बीच में होता है। इस फील्ड की जो ताकत है उसके 2 सिंपल से रूल्स हैं। पहला, जितना ज्यादा करंट उतनी ही स्ट्रांग फील्ड, और दूसरा, आप वायर से जितना दूर जाएंगे फील्ड उतनी ही कमजोर होती जाएगी। ये एक बिल्कुल डायरेक्ट, प्रिडिक्टेबल रिश्ता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
अब हमें ये तो पता चल गया कि फील्ड सर्कल्स में होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो सर्कल्स किस दिशा में घूम रहे हैं? इसके लिए हमें एक आसान से टूल की जरूरत पड़ेगी। सोचो इस बारे में। किसी भी सर्कल के लिए दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो अगर करंट वायर में ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज? यहां पर काम आता है हमारा आसान सा राइट हैंड थंब रूल। कल्पना कीजिए कि आपने करंट वाले वायर को अपने राइट हैंड यानी सीधे हाथ में पकड़ा है। अपने अंगूठे को करंट की दिशा में पॉइंट कीजिए। अब अपनी उंगलियों को देखिए, जिस डायरेक्शन में वो वायर के चारों तरफ मुड़ रही हैं, बस वही आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सिंपल, इफेक्टिव और हमेशा काम करता है। एक सीधा वायर एक सिंपल फील्ड बनाता है, लेकिन क्या होगा अगर हम उस वायर को एक लूप में या एक कॉइल में मोड़ दें? यहां से मैग्नेटिक फील्ड और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगती है। जब आप वायर को एक सर्कल में मोड़ देते हैं तो वायर का हर छोटा सा हिस्सा अभी भी अपनी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन देखो लूप के बीच में क्या होता है। वो सारी इंडिविजुअल फील्ड्स आपस में जुड़ जाती हैं और सेंटर में एक बहुत घनी, सीधी और पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाती हैं। क्योंकि सेंटर में सारी फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, इसलिए पूरा लूप एक छोटे फ्लैट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। उसका एक चेहरा नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल। इसकी डेफिनेशन है सोलेनॉइड, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder or spring। तो अगर एक लूप अच्छा है तो क्या होगा अगर हम सैकड़ों या हजारों लूप्स को एक साथ लगा दें? बस इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। ये एक लंबा वायर का कॉइल होता है, एक स्प्रिंग जैसा, जिसे इस मैग्नेटिक इफेक्ट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और ये हमें हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ले आता है। एक सोलेनॉइड बनाकर अब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक बहुत ताकतवर और सबसे जरूरी एक कंट्रोलेबल मैग्नेट बना सकते हैं। एक ऐसा मैग्नेट जिसे हम कंट्रोल कर सकें। सोलेनॉइड का जादू उसकी टीम वर्क में है। वायर के हर एक टर्न, हर एक घुमाव से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में जुड़ जाती हैं। इससे कॉइल के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म यानी एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसमें सारी फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी और पैरेलल चलती हैं। एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसे ही दिखती है, लेकिन इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये टेम्पररी है, आप एक स्विच से इसे बंद कर सकते हैं। और दूसरा, आप सिर्फ करंट की डायरेक्शन बदलकर इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स को भी बदल सकते हैं। यह है अ मैग्नेट ऑन डिमांड। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को और ज्यादा ताकतवर कैसे बनाएं? इसके तीन मुख्य तरीके हैं। हम वायर से और ज्यादा करंट भेज सकते हैं, या फिर कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, या फिर कॉइल को और टाइट बांध सकते हैं ताकि फील्ड कॉन्सेंट्रेट हो। इनमें से हर तरीका उसकी मैग्नेटिक पावर को बढ़ा देगा। तो हम सिर्फ एक वायर और करंट से एक पावरफुल कंट्रोलेबल मैग्नेट बना सकते हैं। जरा सोचिए कि ये कंट्रोल हमें क्या क्या करने की आज़ादी देता है। हम कबाड़ खाने में कारों को क्रेन से उठा सकते हैं और फिर एक स्विच दबाकर उन्हें गिरा सकते हैं। हम तेजी से बदलती फील्ड्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक मोटर्स बना सकते हैं, या एमआरआई मशीन से इंसानी शरीर के अंदर देख सकते हैं। मैग्नेटिज्म को ऑन और ऑफ करने की ये काबिलियत मॉडर्न इंजीनियरिंग के सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर अच्छे से समझ आया होगा। रेगुलर रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस